हेलो दोस्तों, आज मेरी कहानी है क्या थी उन लड़कों की सच्चाई। निधि यह स्टॉल ले ले। आरती की नज़रें निधि के चुस्त टॉप पर थी और निधि के चेहरे पर झुंझलाहट थी। रख लो, बाद में अपने बैग में डाल लेना। उफ, बैग में क्या और सामान कम है जो इसे भी ढोती फिरूं। यहाँ से निकलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करो। बाहर चाय की दुकान पर खड़े हुए लफंगे। अब क्या मैं मन मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ? और वैसे भी आज तक उन लोगों ने न कुछ कहा है, न कोई ऐसा व्यवहार किया है जिससे मुझे कोई परेशानी हो। और तो और, उस दिन मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उन लड़कों ने ही ठीक कर दी थी, वरना मेरा एग्ज़ाम भी मिस हो जाता। बेवकूफ़ है तू। ज़रा अपने सेंसेस को जगा कर रखा कर। सामने वाले हिमेश जी की बेटी को देख, कैसे ढंग के कपड़े पहनती है। और आज तक उसने, मम्मी प्लीज़ मुझे किसी से कंपेयर मत करो, कहती हुई निधि इतनी तेज़ी से भागी कि आरती उसे स्टॉल पकड़ा ही नहीं पाई। माँ बेटी का लगभग रोज का विवाद और चिक चिक हरीश को अच्छी नहीं लगी, सो बोल उठे, तुम क्यों मन खराब करती हो? किसी और की वजह से निधि पर इतनी रोक टोक ठीक नहीं है। मोहल्ले वालों की वजह से क्या वह अपनी मनमर्जी से पहन ओढ़ भी नहीं सकती? मोहल्ले वालों की परवाह नहीं है हरीश। मेरा मन तो उस चाय की गुमटी पर खड़े लड़कों को देखकर खराब होता है। अरे सुबह शाम ही तो चाय पीने का समय होता है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि लड़के दिन भर वही खड़े रहते हैं। दिन भर खड़े रहे तो ठीक है, पर उसी वक्त क्यों खड़े होते हैं जब निधि कॉलेज जाती और आती है? आरती के तर्क का जवाब देना हरीश के बस में नहीं था। तुम नहीं जानते हरीश, मुझे उनकी हंसी से चिढ़ होती है। आते जाते लोगों को ताकना, धीरे धीरे बातें करके हंसना मेरे गुस्से को बढ़ा देता है। अब ये क्या बात हुई? किसी की हंसी से तुम उसके चरित्र पर उंगली कैसे उठा सकती हो? उन लड़कों की शक्ल ही बताती है कि वे कितने लफंगे हैं। अब छोड़ो, उन लड़कों की ज़िंदगी है, जैसे बितानी है बिताए। मुझे उनकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके जीने के ढंग की आँच खुद तक पहुँचने लगे तो कोई क्या करे? बाहर चाय की चुस्कियाँ लेते और एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारकर हंसते उन लड़कों को देखकर आरती का मन घृणा से भर उठा था। बात बदलने की गरीज से हरीश बोले, आज मैं फ्री हूँ। तुम बहुत दिनों से हिमेश जी के यहाँ जाने को बोल रही थी। हाँ, आज हो आएंगे। बहुत दिनों से बुला रहे हैं। एक वही तो है, वरना यहाँ किसी से बात करने का मन नहीं करता। मैंने निधि से भी कहा है कि उनकी बेटी से दोस्ती कर ले, पर वह सुनती कहाँ है। पेट्रोल पंप के मालिक हिमेश जी के सभ्य और अभिजात्य परिवार से आरती बहुत प्रभावित थी। 2 महीने पहले जब आरती का परिवार यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो हिमेश जी ने ही नसीहत दी थी, यहाँ के लोगों से बातचीत और व्यवहार ज़्यादा ना रखे, खासकर जब घर में लड़की हो। यह इतना बड़ा और आलीशान मकान बनवाकर हम पछता रहे हैं। भाभी जी, जरा इन लफंगों से सावधान रहना। हिमेश जी की कही बात ने आरती के दिमाग में गहरी पैठ बना ली थी। आते जाते इन लड़कों को कोसती तो हरीश समझाते, इन लड़कों पर नहीं, अपने संस्कारों पर भरोसा करो। पर जाने क्या हो जाता है आरती को। जब भी उन लड़कों को बाहर चाय की दुकान पर हंसी मजाक करते देखती तो गुस्से के मारे बदन में आग लग जाती थी। इधर कुछ दिनों से उन लड़कों का उठना बैठना ज़्यादा बढ़ गया था। एक तरफ हम लड़कियों को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इनकी वजह से इंसानियत शर्मसार होती है। सहसा आरती के मुंह से निकला शब्द हरीश के कानों में पड़ गया था। अब बस करो आरती, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। चिंता करने की कोई हद तो तय है ही नहीं। अब यह तो अपने ऊपर है कि चिंता करें या फिर परिस्थितियों की मांग के हिसाब से उनसे मुकाबला करें। किस किस से मुकाबला करें? अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब लिखा नहीं है तो तुम क्यों अपना दिल जलाती हो? हरीश, दिल तो जलता ही है। इन लफंगों को देखकर कोई भी बता सकता है कि ये कितने कुत्सित विचारों के होंगे। इनके चेहरे पर तो लिखा नजर आता है कि ये सब समाज के नाम पर धब्बा बनेंगे। अच्छा,
अब यह बताओ, अभी के लिए कुछ भेज रही हो या नहीं? बात और मूड बदलने की गरज से हरीश ने एक बार फिर बातों के रुख को मोड़ा। अरे हाँ हरीश, कल ही तो आपने अहमदाबाद जाना है, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। आज मठरी और लड्डू बनाऊंगी, क्या बताऊं, निधि को अकेले नहीं छोड़ सकती, वरना मेरा भी मन था कि अभी से मिलाती। आरती का मन बेटे अभी को याद कर भीग सा गया। ढेर सारी चिंता आंखों में समाये आरती उठ खड़ी हुई थी। 9 बज गए, लेकिन सन्नो का कुछ पता नहीं था। आज तो उससे राशन भी मंगवाया था, पता नहीं उसने खरीदा भी होगा या नहीं। सोचती हुई आरती के कानों में दरवाजे की घंटी की आवाज़ पड़ी तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। पर यह क्या? बाहर राशन के सामान से लदी फंदी सन्नो के पीछे बाहर चाय के अड्डे पर खड़े होने वाले 2 लफंगे आटे की बोरी पकड़े खड़े थे। नमस्ते आंटी, सुनकर लगा जैसे कानों में कोई पिघला शीशा उड़ेल दिया हो। आरती की भावभंगिमा देखकर आटे की बोरी वहीं रख के लड़के चलते बने। उनके जाते ही आरती सन्नो पर बुरी तरह से फट पड़ी थी। देख सन्नो, हम बेटी वाले हैं, ऐसे में किसी और को भी घर में लेकर चले आना ठीक नहीं है। मैम साहब, बेटी वाले हम भी हैं, इतनी तो पहचान हमें भी है। आदमी को आदमी समझना सीखो। सन्नो बड़बड़ा रही थी। उसका मूड खराब करके आरती अपने काम को बढ़ाना नहीं चाहती थी। सो बात को वहीं छोड़कर वह नरमी से बोली, हमारी किसी से निजी दुश्मनी तो नहीं है। घर में लड़की है सो चिंता बनी रहती है। तो खुद ही देख, ये लफंगे से लगने वाले लड़के सुबह शाम यहीं खड़े रहते हैं। आटा मांडते हुए सन्नो ने कहा, ये बच्चे भी हमारे आपके जैसे परिवारों से हैं। अकेले रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बाहर हंस बोल लेते हैं तो क्या हुआ? ये लड़के यहाँ के नहीं है क्या? नहीं, कोई कोर्स कर रहे हैं। तो इतना सब कैसे जानती है? इनके लिए शाम की रोटी मैं ही बनाती हूँ। इस खुलासे के बाद तो आरती का मूड ही खराब हो गया। जाने सन्नो ने उन्हें क्या क्या बताया होगा। दूसरे दिन हरीश अहमदाबाद चले गए तो आरती ने खुद को घर में कैद कर लिया। ऐसे में सन्नो एक ऐसी खबर लाई कि आरती का दिल और दिमाग दहल गया। मुंह अंधेरे नुक्कड़ पर कोई एक लड़की को कार से ढकेल गया था। आधे अधूरे कपड़ों में उस लड़की को तमाशा बना दुनिया देखती रही। इन लड़कों के कहने पर सन्नो ने खुद की ओढ़ी शॉल उसे दी। चाय की गुमटी वाले अब्दुल चाचा के आश्वासन पर ही उस लड़की को लड़कों ने अस्पताल पहुंचाया। बेचारे डर भी रहे थे पुलिस थाने का कोई चक्कर ना हो। हिमेश जी ने तो दूर से ही हाथ जोड़ दिए थे। आप ही बताओ मैम साहब, आदमी आदमी की मदद न करे तो उसकी बड़ी बड़ी बातें किस काम की? हिमेश जी के पास 2-2 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पर ज़रूरत के समय साफ मना कर दिया। ऐसे मामले में सब डरते हैं, पर इतना भी क्या डरना कि आदमी से गिदड़ बन जाए। सब बातों के शेर हैं, दम किसी में नहीं। सन्नो ने अपने मन की भड़ास निकाली। उस बेचारी की दुर्दशा किसी के कुकर्मों का नतीजा है, कौन जानता है। आरती का चेहरा पीला हो गया। दूसरे दिन शाम को आरती घर से बाहर निकली और हिमेश जी मिल गए। हमेशा की तरह चिंता में लीन देखते ही बोली, भाभी जी सुना आपने कल क्या हुआ? जी, सन्नो ने बताया था। मैं कहता था ना, आजकल जमाना लड़कियों को बाहर निकालने वाला नहीं है। मुझे देखिए 2-2 गाड़ियां घर में रख छोड़ी हैं। मजाल है जो मेरी बेटी अकेले दुकेले कहीं निकल जाए। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी बिटिया को यूँ अकेले बाहर न जाने दिया करें। गाड़ी नहीं है तो कम से कम 2 ऑटो कर दीजिए। 4-5 दिन पहले ही उसकी स्कूटी भी शायद खराब हो गई थी। आरती समझ गई थी कि उन्होंने उन लड़कों को निधि की स्कूटी स्टार्ट करते देख लिया था और अब वे एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज उन दबे ढके शब्दों में उसे आगाह करने की कोशिश कर निभा रहे थे। आज जाने क्यों आरती को हिमेश जी की बातों से कुछ कोफत सी हुई। उन्हें लगभग टालती हुई सामने बने पार्क की बेंच पर बैठ गई। सुबह से जी मचला रहा था। शायद कल रात हुई घटना ने उस पर असर किया था। हिमेश जी की पत्नी अपनी बेटी सुप्रिया के साथ आती दिखी। वहाँ खड़े दोनों लड़कों ने अजीब नज़रों से देखा, फिर मुंह घुमा लिया। आरती ने आज तक सुप्रिया को किसी से बातचीत करते नहीं देखा है। हिमेश जी ने बताया है कि उनकी बेटी का रिजर्व स्वभाव की है। अरे भाभी जी, आज अकेले? भाई साहब नहीं दिख रहे, अहमदाबाद गए हैं। चलिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। कर्तव्य पूर्ति करके हिमेश जी की पत्नी अपने घर के भीतर चली गई।
सामने चाय की गुमटी में बैठे उन लड़कों की ओर आरती की नजर गई। लड़के, हाँ लड़के ही तो थे। जाने क्यों लफंगे शब्द की अनुगूंज सुनाई नहीं दी। पार्क में खिले गुलाब के फूलों की ओर हाथ बढ़ाते बच्चों को माली ने डांटा। आरती की नज़र उन फूलों की ओर गई। एक दिन सुबह की सैर करते हुए उसके आंचल में कांटे अटक गए थे। तब से वह सावधान होकर वहां से निकलती है, लेकिन आज कांटों को ध्यान से हटकर छिपे फूलों की ओर चला गया, जिनकी महक उसके मन को छू कर निकली थी। आज शाम कुछ नई सी थी। किसी की हंसी कानों को चुभ नहीं रही थी। आरती ने एक बार फिर ध्यान से उन लड़कों को देखा। कल उन लड़कों द्वारा उस अनजान लड़की के प्रति दिखाई संवेदनशीलता ने साबित किया था कि संवेदना किसी के खास चेहरे और स्तर की मुताज नहीं होती। आरती यूं ही बैठी रही। करीब आधे घंटे बाद उठी तो ऐसे चक्कर आया कि कुछ होश न रहा। आँख खुली तो देखा सामने डॉक्टर बैठा था। चलिए, आपको होश आ गया? अब मैं चलता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने आरती से कहा। ये लड़के मुझे अपनी बाइक में हवाई जहाज जैसी स्पीड में लेकर आए थे। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देती। केतन और सुनील नहीं होते तो आज पता नहीं मैं ये कैसे मैनेज करती। इन बेचारों ने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया है, तब से यहीं भूखे बैठे हैं। कौन? आरती अवाक सी उन केतन और सुनील नाम वाले लफंगों को देखती रही। निधि ने धीरे से आरती के हाथ को दबा दिया। उसे डर था कि उन बेचारों के प्रति चेहरे पर नफरत न आ जाए। आंटी जी, आज हमारा पिक्चर देखने और बाहर खाना खाने का प्रोग्राम था, इसलिए सन्नो दीदी को मना कर दिया था। हम जाने ही वाले थे, लेकिन देखा आप अचानक गिर गई। सोच ही रहे थे कि क्या करें, तब तक दीदी आ गई। उन्होंने बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर आते हैं। गिरने की वजह से आपके सिर पर चोट लग गई तो हम घबरा गए। आज तो तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, केतन की मम्मी के बनाए लड्डू हैं, उन्हें खाकर हमारा मस्त काम चलेगा। आरती ने पूछा, तुम लोग यहाँ अकेले रहते हो? आंटी जी, यहाँ पास वाली गली में 4 लड़कों के साथ एक कमरे को साझा कर रहे हैं। हम दोनों बीटेक और वे दोनों लड़के एक टेक्निकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं पर घर नहीं गए। यही 3-4 घंटे पार्ट टाइम नौकरी में समय बिता रहे हैं। जेब खर्च निकल आता है, मतलब किताबों वगैरह के लिए। सुनील ने सफाई दी। आरती हैरानी से उन लफंगों को देख कर रही थी। निधि, देख तो जरा, अभी के लिए बनाया नाश्ता डिब्बे में पड़ा है, थोड़ा दे दे। क्या भूखे सोएंगे ये बच्चे? ये बोलती हुई आरती अपने शब्दों पर खुद ही अचकचा गई। आश्चर्य हुआ कि उन लड़कों के लिए ममता जागा कैसे। बड़े संकोच से केतन ने निधि के हाथ से पैकेट ले लिया, पर दरवाजे तक आकर अचकचा कर रुक गया। क्या हुआ? निधि ने पूछा तो केतन ने कुछ संकोच से कहा, 1 मिनट बाद जाएंगे। क्यों? वे हिमेश अंकल अपना गेट बंद कर रहे थे, हमें यहाँ देख लिया तो क्या? वह आप नहीं समझेंगी। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए फरस की ओर ताकते शर्माते हुए केतन बोला, आप लड़की हैं ना? हिमेश अंकल ने आपको मेरे साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे? वे हमें लफंगा समझते हैं ना, इसलिए। उनकी मनोदशा से आरती का भी जी भर आया। बोली, चलो मैं चलती हूँ, खुली हवा में बैठूंगी तो मन बदलेगा। आरती ने धीरे से पलंग से उतरकर चप्पल पहनी। निधि के साथ बाहर आई तो केतन उससे दूरी बनाकर तेज कदमों से चलने लगा। बाहर झुरमुट में हिमेश जी के लोन के पिछवाड़े एक साया देखकर आरती डर गई तो सुनील ने कहा, आंटी आप घर जाइए। आरती की नज़र सामने हिमेश जी के लोन के पिछवाड़े पर टिकी थी। खिड़की से एक साया अंदर जाता साफ दिख रहा था। मम्मी, हिमेश अंकल के घर इन्फॉर्म करिए, कोई पीछे के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। निधि बोली, रहने दीजिए, यह दूसरे तीसरे दिन होता है। केतन बोला, यह कमरा तो सुप्रिया का है ना? कौन है जो यो चोरी से घुस रहा है? उस कार का मालिक। एक बड़ी सी कार की ओर इशारा करते हुए सुनील और केतन तेजी से सामने वाली गली में गुम हो गए थे। कुछ दूर अंधेरे में खड़ी कार को देखकर सिहर गई। आरती का चेहरा स्याह था, रात की कालीमा से ज्यादा स्याह। यह सभ्य लोगों का सच था। घर आकर निधि ने चाय बनाकर दी।
तो सहसा कानों में चाय की गुमटी में खड़े लड़कों की हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जाने क्यों इस हंसी में खिलंदड़पन की महक आई। सामने खिड़की से हिमेश जी के लॉन का कुछ हिस्सा दिख रहा था। आरती ने अपनी सोच पर रोक लगाते हुए अपनी नज़र हिमेश जी के बंगले की ओर दौड़ाई तो अंधेरा था। शायद हिमेश जी गहरी नींद में सो रहे थे। अलबत्ता उनकी बेटी के कमरे में हल्का उजाला दिख रहा था। हिमेश जी दूसरों को असामाजिक तत्वों से बचने की सीख देते हैं, जबकि रात के अंधेरे में वे अपने घर के पीछे की ओर से किसी लफंगे के अनजाने से बेखबर थे। आरती ने चुपचाप अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इससे अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेंगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।